नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके विद ललित धानावत सर पर। आज मैं प्रस्तुत हूं आपके समक्ष मेवाड़ राज्य का इतिहास, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान जीके का हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। इसमें दो वंशों के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमें पढ़ना होगा। एग्जामिनर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछता है, एक तो गुहिल वंश, एक सिसोदिया वंश। गुहिल वंश की चर्चा मेरी हो चुकी है। अब हम चर्चा जो कर रहे हैं वो सिसोदिया वंश की चर्चा कर रहे हैं। गुहिल वंश से सिसोदिया वंश जो मित्रों आता है, उसके लिए मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताना चाह रहा हूं कि वो कैसे आया। 1303 ईस्वी के अंदर राणा रतन सिंह के शासन काल में जब अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण, उस समय संघर्ष हुआ था, तो उसी संघर्ष के दौरान एक लक्ष्मण सिंह नाम के व्यक्ति का नाम मैंने आपको बताया था, जिसका नाम पूरा नाम था लक्ष्मण सिंह सिसोदा। वो अपने 7 पुत्रों के साथ वहां शहीद हुआ था उस संघर्ष के दौरान। उसी लक्ष्मण सिंह सिसोदा के पुत्र अरि सिंह और अरि सिंह के पुत्र हमीर, जिसे हम राणा हमीर सिसोदिया के नाम से या राणा हमीर सिसोदा के नाम से, राणा हमीर के नाम से उसको हम जानते हैं, उसने जो मालदेव चौहान जो था दुर्गाधिकारी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, मालदेव चौहान दुर्गाधिकारी के पुत्र जिसका नाम था जैसा, कहीं कहीं उसका नाम जयसिंह भी मिलता है, उसकी हत्या करके सिसोदिया वंश की स्थापना की। लेकिन रणकपुर प्रशस्ति हमें इसका नाम दूसरा बताती है, और वो बताती है बनवीर। कहते हैं कि बनवीर को मार करके सिसोदिया वंश की स्थापना की गई थी। तो अब ध्यान रखिए यहां पर कि जो हमीर है उसने सिसोदिया वंश की स्थापना की, जो कि लक्ष्मण सिंह का पौत्र और अरि सिंह का पुत्र माना जाता है। इसकी बहादुरी, इसकी वीरता, अपनी विकट परिस्थितियों के अंदर भी संयम रखने वाला यह व्यक्तित्व, जो सही डिसीजन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी ले जाता था, उसके लिए इतिहासकारों ने, उसके लिए अभिलेखों में अलग अलग प्रकार के वाक्य उसके बारे में, उसकी तारीफ में कहे गए हैं। कर्नल जेम्स टोड, जो कि हमारे राजस्थान के इतिहास के जनक जो माने जाते हैं, लेकिन राजस्थान के इतिहास का संकलन करने का श्रेय हम जानते हैं कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है। तो उन्होंने इसे प्रबल हिंदू राजा की संज्ञा दी है। आप ये ध्यान रखिए कि प्रबल हिंदू राजा जो कहा गया है, वो कहा गया हमीर सिसोदिया को। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, दरअसल जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ दुर्ग में जो लगा हुआ है, उसमें इसे विषम घाटी पंचानन कहा गया है। यानी कि कैसा व्यक्ति जो विपरीत परिस्थिति के अंदर भी एकदम स्थिर रहता है, चट्टान की तरह अडिग रहता है, तो वो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा जो दी गई इसे। महाराणा कुंभा द्वारा एक ग्रंथ लिखा, एक रचना की गई रसिक प्रिया, जो कि जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित एक टीका है, इसके अंदर इसे वीर राजा की उपाधि दी गई है। जैसा भी मैंने आपसे कहा कि इसने 1326 में दिल्ली में जो शासन चल रहा था उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मालदेव चौहान का जो पुत्र था जैसा, जिसका नाम जयसिंह भी मिलता है, उसे मार करके सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। जो और एक दूसरा वंश जो सिसोदिया वंश, जो गुहिल वंश के बाद प्रारंभ हुआ है, ये एक ऐसा वंश रहेगा जिस वंश ने हमें महाराणा कुंभा, संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप और आपके राज सिंह जैसे शासक हमको दिए हैं, जो जिनसे हमारा पूरा मेवाड़ का, पूरा राजस्थान का जो इतिहास है वो गौरवपूर्ण इतिहास लिए हुए है। उसी बारे में आप ध्यान रखना, इस सिसोदिया वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे व्यक्तित्व रहेंगे, वो रहेंगे महाराणा कुंभा, संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप, और चौथे नंबर पर राज सिंह को लेकर के बात यहाँ पर होती है। तो आप ध्यान रखिए मित्रों, आपको इन 4 व्यक्तित्व की एक एक इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट होनी चाहिए, और उसकी तैयारी मैं आपकी यहाँ पर कराऊंगा लेके। तो आप, लेकिन इससे पहले जो अन्य शासक रहे, उनसे महत्वपूर्ण शासकों, जैसे हमारा रहा है कि हम कंप्यूटर उसको पढ़ते हैं, क्योंकि जो आरएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या जो उसमें टीचर्स ग्रेड में तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इसका लाभ उसको मिल सके। तो इस देखिए, हमीर ने, आगे हम बात करते हैं कि हमीर ने अपना जो नियंत्रण केंद्र उस समय स्थापित किया था शासन संचालन के लिए, वो बनाया था खैरवाड़ा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। खैरवाड़ा जो कि उदयपुर में पड़ता है,
इस समय चूंकि शासन जो चल रहा है वो चल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली का जो समकालीन शासक है इसका वो मोहम्मद बिन तुगलक है। तो कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर इन दोनों के बीच सिंगोली का युद्ध हुआ था। क्योंकि अब आप ध्यान रखिए ये प्रश्न आता है कि सिंगोली का युद्ध किन के बीच हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक और हमीर के बीच हुआ, और या कि हमीर के का समकालीन दिल्ली शासक कौन था उसकी बात हो, या सिसोदिया वंश की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो हमारा आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम इतिहास में रक्त पिपासु और पागल शासक के नाम से हम जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ बीच में दो बातें आपको मोहम्मद बिन तुगलक की बता देना चाहूंगा, ये ध्यान रखना आप ध्यान से सुनिए कि एक्चुअली स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट की तुलना जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक से हम कर देते हैं, मैं करता हूँ उसको बकायदा लेकर के, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक पागल था इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई पागल शासक था, क्योंकि पागल कभी शासक नहीं हुआ है। ये ध्यान रखिए, हाँ शासक बनने के बाद व्यक्ति पागल हो जाए एक अलग बात है, लेकिन पागलों को कभी शासक नहीं बनाया गया। कारण क्या था, ये व्यक्ति ध्यान रखिए दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसके साथ समस्या जो थी वो ये थी कि इसके पास एक तो प्लानिंग बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसे क्या है कि उन प्लानिंग्स को अंजाम कैसे दिया जाए, यानी कि उन प्लानिंग्स को जो फॉलो करना है ये अप्लाई करना वो किस प्रकार से होगा वो इसे नहीं आता था। ये इसकी कमी थी, इसलिए जो काम करता था ये पागल, इससे जो काम करता तो पागलपंती के से काम इसे हो जाया करते थे। एक बात कुछ इसका भाग्य ने साथ नहीं दिया, इस प्रकार की स्थिति इनके साथ हो गई, इसलिए इतिहासकारों ने इसे रक्त पिपासु, पागल शासक, स्वप्नों में राजकुमार, इस प्रकार की बात कह करके इसको इंडिकेट किया। आइए बात करते हैं हम लोग अगले शासक शिशोदिया वंश में जो अगला शासक आया वो आया राणा क्षेत्र सिंह, जिसे खेत सिंह के नाम से भी जाना जाता है। 1364 ईस्वी के अंदर ये शासक बनता है, और जब ये शासक बनता है तो इसके शासक बनने के काल में ध्यान रखिए यहाँ एक बात बड़ी एक स्थिति तैयार यहाँ हो जाती है, और वो होता है मेवाड़ मालवा संघर्ष। मालवा जो क्षेत्र है हमारा मध्य प्रदेश का जो इलाका है वो मालवा कहलाता है, लेकिन और कुछ मध्य प्रदेश कभी गुजरात ये मालवा की स्थिति में आया करते थे। तो मेवाड़ मालवा संघर्ष का इस समय प्रारंभ होता है। यहां जो स्थिति है, कारण जो माना जाता है वो कारण कहते हैं कि क्षेत्र सिंह ने जो है मालवा पर आक्रमण किया। क्षेत्र सिंह जो है वो साम्राज्यवाद अपना जो साम्राज्य बढ़ा रहा था, उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तार दिया था, उसी विस्तार के तहत इसने बाकायदा मालवा की ओर अपना रुख किया था, तो जिससे एक संघर्ष को बढ़ावा मिला और जो आगे आगे तक वो संघर्ष चला है। अब आपको खासतौर पर ध्यान रखना है कि मेवाड़ मालवा संघर्ष किस शासक के शासन काल में प्रारंभ हुआ था, तो वो आपको ध्यान रखना वो है राणा क्षेत्र सिंह। इसके बाद अगला जो शासक जिसका डिस्कस आज हम लोग कर रहे हैं वो है राणा लाखा। राणा लाखा जिसे लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिसोदिया वंश के संस्थापक हमीर, जो राणा हमीर थे उनका पौत्र था और क्षेत्र सिंह का पुत्र था। राणा लाखा 1382 के अंदर शासक बनता है और 1421 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। शासक बनता है 1382 में, 1421 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। आप ये ध्यान रखिए। इसके शासनकाल के अंदर कुछ घटनाएं यहां घटी जो अति महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी चर्चा मैं यहां पर करता हूं। इसके शासनकाल के अंदर पिछोला झील का निर्माण हुआ। पिछोला झील जो कि उदयपुर में स्थित है, आप ये ध्यान रखिए। तो पिछोला झील का जो निर्माण हुआ था वो छीतर, जिसे पिंचू बंजारा के नाम से भी जाना जाता है, तो छीतर बंजारा या पिंचू बंजारा ने अपने बैल की स्मृति के अंदर इसे पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील का निर्माण होना यानी कि उस काल में झीलों का निर्माण होना जल संरक्षण को बढ़ावा देने की परंपरा का एक उदाहरण है। ये जो पिछोला झील है ये बेडच नदी पर स्थित है। इसी झील के अंदर सीसारमा और बूझड़ जो नदियां हैं, दो नदियां हैं, आप ये ध्यान रखिए ज्योग्राफिकल बेस, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लेकर के एग्जाम में हिस्ट्री ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट के साथ मिला देता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील में सीसारमा और बूझड़ नदी का पानी आकर के ढलता है, उसमें उसका विलय होता है।
अब इस पिछोला झील की जो खास बात है, यहाँ पिछोला झील के पास दो महल बने कालांतर में जाकर के, और एक महल जिसे हम जगमंदिर महल के नाम से जानते हैं। अब इस जगमंदिर महल के अंदर देखिए आप, इसका जो निर्माण प्रारंभ हुआ था वो 1620 ईस्वी के अंदर राणा कर्ण सिंह के द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ करवाया गया था, और बन के जो तैयार हुआ था 1651 में राणा जगत सिंह प्रथम के काल में इसको बना करके तैयार हो गया था। अब इस जगमंदिर महल की जो इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि मुगल शहजादा खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से कालांतर में जानने लगे थे, उसने गुजरात अभियान के दौरान यहां पर शरण ली थी, आप ये ध्यान रखना। एक बात। दूसरा, 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के उस समय तत्कालीन शासक थे राणा स्वरूप सिंह। मित्रों, ये एक दुर्भाग्य भी इसको हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के काफी शासकों ने 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का दमन किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उसी स्थिति के अंदर राणा स्वरूप सिंह जो तत्कालीन शासक थे मेवाड़ के, उनका जो रुख था वो रुख क्रांति के दौरान अंग्रेजों के प्रति सहयोगात्मक रुख था, वो सहयोग कर रहे थे। जब उन्हें आदेश हुआ था लॉर्ड कैनिंग का उस समय, तो लॉर्ड कैनिंग के आदेश से, चूंकि उस समय क्रांतिकारियों ने लगभग 40 अंग्रेज बंदियों को डूंगला नामक एक गांव था जो चित्तौड़ के अंदर पड़ता है, वहां पर रूपाराम नाम का एक किसान था, उसके घर पे वहां उनको कैद कर रखा था, बंदी बना रखा था, जिसके अंदर महिलाएं और बच्चे भी उसमें शामिल थे। तो जब आदेश हुआ राणा स्वरूप सिंह को, तो राणा स्वरूप सिंह कहते हैं वहां सेना अपने लेकर के गए और उन 40 अंग्रेज बंदियों को उन्होंने वहां से मुक्त कराया, और वहां से मुक्त कराने के बाद वो जगमंदिर महल में ला करके उनको यहाँ शरण दी थी, या उनको सुरक्षित राणा स्वरूप सिंह ने रखा था। तो आप ये ध्यान रखिए, यहाँ क्वेश्चन यदि आता है आपका कि डूंगला ग्राम का संबंध किससे है, तो यह है स्वतंत्रता आंदोलन से, 1857 की क्रांति से है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि वो बाद में आधुनिक जब राजस्थान हम पढ़ेंगे वो ज्यादा करेंगे, लेकिन चूंकि प्रश्न आया है तो मैं आपको बता देता हूं इस समय। तो आपको खास तौर पर ये भी ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का तत्कालीन शासक कौन था, तो वो था राणा स्वरूप सिंह। प्रश्न हमारा जूनियर अकाउंटेंट के अंदर यहां से आ भी चुका है, और वो ये आया था कि आरपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मेवाड़ राणा का अंग्रेज 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के प्रति अंग्रेजों के प्रति जो था वो क्या था, रवैया कैसा था, सहयोगात्मक था कि विरोधात्मक था या स्थिर था, इस प्रकार के क्वेश्चन उसके अंदर ऑप्शन बने हुए हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, यहाँ जो रवैया था, यहाँ जो उनके सहयोगात्मक नीतियां उन्होंने अपनाई थी, अंग्रेजों का साथ दिया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं महल की, तो वो है यहाँ जगन्निवास महल। जगन्निवास महल का निर्माण 1746 के अंदर जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। यहीं पर मित्रों एक चबूतरा आपको मिलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है, इसे गल की नटनी का चबूतरा हम लोग कहते हैं। गल की नटनी का चबूतरा, जो कि बिजोरी, इसी झील के पास वहां जाकर के जगह पड़ती है बिजोरी पर वो बना हुआ है, जो कि उदयपुर में झील के पास ही है। तो जगमंदिर महल, जगन्निवास महल, गल की नटनी का चबूतरा वो यहीं बना हुआ है, इसके पास ही बना हुआ है। गल की नटनी कौन थी, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। दरअसल गल की नटनी से उस समय जो नट जाति की महिला थी, अदाकारा थी, कलाकार थी लेकर के, तो वहां ये कहा गया था राणा के द्वारा कि यदि इस झील के, पिछोला झील के एक किनारे से दूसरे किनारे रस्से पर बिना किसी सहारे के यदि तुम पिछोला झील को पार कर जाती हो, तो मैं तुम्हें मेवाड़ का आधा राज्य दे दूंगा। शायद हो सकता है कि राणा को उस समय विश्वास ना हो कि ये पार कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्या बात थी। तो उन्होंने उठा करके क्या वो जब बात रखी, तो कहते हैं कि जो गल की नटनी है उसने उस झील को आधे से ज्यादा जब पार कर लिया था, तो जो मेवाड़ के जो सैनिक तो चिंता से ग्रस्त हो चुके थे, उन्होंने रस्सा काट दिया था, और गल की जो नटनी कहते हैं पिछोला झील के अंदर ही समा गई थी, वो वहीं गिर के डूब के मर गई थी। उसकी एक तरीके से वो हत्या ही रही थी। और मेवाड़ जो राज्य है वो इस प्रकार क्या है कि आधा राज्य बचा लिया
गया था। अब इसके नेगेटिव पॉइंट की ओर हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम बात पॉजिटिव रुख की ओर कर रहे हैं। हमें चूंकि क्वेश्चन पॉजिटिव आएंगे और उनकी हमको बात करनी है। तो गल की नटनी के बारे में मैंने आपको बताया, ये इस प्रकार की स्थिति थी। आपका क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिटेल स्टोरी बेस्ड डिटेल आपसे एग्जामिनर नहीं पूछता, ये ध्यान रखिए। आपको क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, और वो ये है कि गल की नटनी का चबूतरा कहाँ है, तो वो होगा उदयपुर के अंदर। आपको खासतौर पे ध्यान रखिए। दरअसल क्या है कि इनके शासनकाल में एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं बदनौर का युद्ध। बदनौर युद्ध के दौरान इन्होंने ग्यासुद्दीन द्वितीय जो था उसको परास्त किया। और चूंकि उस समय वो हिंदुओं से जो तीर्थ यात्रा कर ले रहा था, क्योंकि मुस्लिम शासक जो थे वो हिंदुओं से तीर्थ यात्रा कर लिया करते थे, और उस तीर्थ यात्रा कर को इन्होंने समाप्त करवाया था। मित्रों, अगला जो है, दरअसल 1396 में गुजरात का शासक था जफर खान ने जो मांडलगढ़ पर आक्रमण किया था, और उस मांडलगढ़ पर जो आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण को भी विफल इनके द्वारा किया गया था। अब सवाल यहाँ पर नेक्स्ट जिस व्यक्तित्व की मैं बात कर रहा हूं, उस व्यक्तित्व का नाम है कुंवर चूड़ा। ये ध्यान रखिए, कुंवर चूड़ा जो है ये कुंवर हैं जिन्हें राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, या मेवाड़ के भीष्म की संज्ञा दी जाती है। यहां विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए, कुंवर चूड़ा के आगे आप देख रहे हैं कि शासनकाल नहीं है, क्योंकि कुंवर थे, राजा नहीं बने थे, ठीक है, इसलिए इनका शासनकाल नहीं आ सकता। लेकिन एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, इनके जीवन का एक घटनाक्रम रहा है, तो जिससे क्या है कि मैं थोड़ा उसके बाद चर्चा यहाँ देखनी है, तो ताकि हम लोग इस बात को उसमें इंडिकेट कर सकें। आपको मैं आपको बता रहा हूं क्या है, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट यही है कि राजस्थान का भीष्म या मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है, तो आप उसका उत्तर देंगे कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। दरअसल कुंवर चूड़ा के साथ घटनाक्रम के राजस्थान का भीष्म इनको क्यों कहा जाता है, अब मैं आपको उस बात को बता रहा हूं, और उसके लिए आपको चलना होगा, मैं आपको मारवाड़ लेके चलता हूं। मारवाड़ का कुंवर जिसका नाम था रणमल का छोटा भाई था जिसका नाम था कान्हा। मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के द्वारा, ये ध्यान रखिए, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ जो बात हमारी हो रही है, ये कुंवर चूड़ा है जो कि मेवाड़ की बात है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मारवाड़ जिसे जोधपुर प्रॉपर रूप से आप कह सकते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उत्तरी जालोर, पाली, ये जो इलाका आता है वो मारवाड़ के अंदर आता है, ठीक है। तो कुंवर जो रावचूड़ा था रावचूड़ा ने दरअसल अपनी एक प्रिय रानी थी, वो रानी, उस रानी का नाम था किशोरी देवी। उस किशोरी देवी के कहने पर छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया मारवाड़ का। रणमल जो था वो चूंकि उम्र में बड़ा था, नियम के अनुसार जो है वो बनना चाहिए उत्तराधिकारी रणमल, लेकिन रणमल उत्तराधिकारी नहीं बना, इसलिए रणमल यहां से नाराज हुआ, और नाराज होकर के वो सोजत आ गया, और सोजत से रणमल आ गया था मेवाड़। पहले सोजत आया, और सोजत से आके वो मेवाड़ आ गया। जब वो मेवाड़ आया, तो मेवाड़ आकर के रणमल की बहन थी जिसका नाम है हंसाबाई। इस हंसाबाई का जो रिश्ता है, उस रिश्ता भिजवाया था मेवाड़ राजवंश में राणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा के लिए। लेकिन जब वो रिश्ते जैसा रिश्ता हम लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जब रिश्ता, जब कहीं रिलेशन भी दिया जाता है, या आपके मानी को पवित्र काम जब किया जाता है, तो नारियल भेजा जाता है, क्योंकि नारियल जो होता है सबसे पवित्र फल माना जाता है। क्योंकि एक तो ये जो लगता है पेड़ में, एकदम प्रदूषण से बहुत ऊपर लगता है, और एकदम इसके ऊपर जड़ा, और अंदर एक टफ बहुत इसका भाग होता है, फिर अंदर उसमें गिरी, फिर अंदर उसके पानी, तो ऐसा मानते बहुत पवित्र फल, इसलिए ईश्वर को प्रिय, और कहते हैं ईश्वर को जो चढ़ाने में लेते हैं नारियल की बात हो, शुभ कार्य जो होता है नारियल की बात आती है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ जो देखा गया, तो जब वो नारियल जब वहां गया राणा लाखा के समक्ष, तो राणा लाखा ने क्या है कि एक चूंकि थोड़ा हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था, तो राणा लाखा ने मजाक में ये बोल दिया कि भाई इस बुढ़ापे में मुझसे कौन मजाक कर रहा है, या अब या ये कुछ किताबें ये कहते हैं, ऐसा बोल दिया कि लेकर के अब हमें कौन नारियल भेजे, यानी कि इस उम्र में हमारे लिए कौन रिश्ता लेकर के आ रहा है।
कुंवर चूड़ा जो था, कुंवर चूड़ा पितृभक्त था। जब कुंवर चूड़ा को जब इस बात का पता लगा कि यार मेरे पिता की भी इच्छा है कि वो विवाह करना चाहते हैं, तो कहते हैं कुंवर चूड़ा ने जो रणमल से बात की और रणमल से निवेदन किया कि जो विवाह तुम मेरे साथ करना चाहते हो अपनी बहन का, मैं चाहता हूं मेरे पिता के साथ कर दो। एक बार तो रणमल नहीं माना, लेकिन कुछ मनुहार के बाद रणमल मान गया। लेकिन रणमल में एक शर्त रखी और रणमल ने यह कहा लेकर के कि मैं ये चाहता हूं कि हंसाबाई की जो संतान हो वो ही संतान मेवाड़ की शासक बने। इसको लेकर के कुंवर चूड़ा ने उसे प्रॉमिस किया, उसको वचन दिया कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ठीक है, आजीवन विवाह नहीं करूंगा, और हंसाबाई की जो संतान होगी उसको मेवाड़ के शासक बनाऊंगा, उसको संरक्षण प्रदान करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, इसी प्रकार की प्रतिज्ञा महाभारत काल में भीष्म के द्वारा ली गई थी अपने पिता शांतनु के लिए। तो जिससे क्या है, उन्हें एक उपनाम जो दिया गया वो दिया गया राजस्थान का भीष्म या मेवाड़ का भीष्म की संज्ञा दी। यहां राणा लाखा के बाद चूंकि शासक बनता है राणा मोकल। कथनानुसार जो स्थिति रही है, जो वचनानुसार जो बात यहां रही है, मोकल के पिता का नाम राणा लाखा रहा है, माता हंसाबाई की जो संतान था, क्योंकि हंसाबाई के विवाह के लगभग 13 महीने बाद ही मोकल का जन्म हो गया था। और मोकल का जो विवाह हुआ वो हुआ था सौभाग्य देवी के साथ। कुंवर चूड़ा जो था वो अपनी प्रतिज्ञा के मुताबिक, अपने वचन के मुताबिक मोकल को संरक्षण देने लगा। आप ये ध्यान रखिए, मना, फना और विशल, ये 3 जो नाम आपको आते हैं आरएस लेवल पे, खासतौर पर आपको ध्यान रखना, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, ये मोकल के दरबार के शिल्पकार थे। ये आपको बात खासतौर पे यहाँ ध्यान रखनी है लेकर के। अब मित्रों क्या हुआ कि लेकर के चूंकि ये बात हो गई, इसने जो मोकल ने जो व्यवस्था कराई वो संरक्षण दे ही रहा था। मोकल ने एक व्यवस्था क्या दी, जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों के लिए वेदाध्ययन की व्यवस्था करवाई। इसका मतलब वो ब्राह्मण धर्म का संरक्षण रहा और ब्राह्मणों की बात को मानने वाला रहा, ब्राह्मणों को संरक्षक एक तरह माना हुआ। मोकल ने चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर है, समिधेश्वर मंदिर, और एक एकलिंग जी के मंदिर, इनका जीर्णोद्धार करवाया, क्योंकि एकलिंग जी के दीवान जो हैं तमाम मेवाड़ शासक जो अपना आप उनका दीवान ही बताते हैं। यहाँ एक बात खासतौर पर आपको ध्यान रखनी है, ये संघर्ष की बात यदि हम करें तो इसके जीवन काल में क्या है कि 1428 में एक संघर्ष होता है जो कि हम रामपुरा युद्ध के नाम से हम जानते हैं। रामपुरा का युद्ध 1428 में हुआ। इसके अंदर नागौर का जो फिरोज खां था, उस फिरोज खां को इसने परास्त, मोकल ने परास्त उस समय किया था। लेकिन इसने गुजरात के शासक, चूंकि गुजरात शासक उसकी सहायता कर रहा था, तो गुजरात के शासक के विरुद्ध इसने अपना अभियान किया। और जब अभियान किया तो उस अभियान के दौरान जीलवाड़ा, जीलवाड़ा जगह जो कि उदयपुर में पड़ती है, उस जीलवाड़ा नामक जगह पर रात्रि में एक कैंपिंग की गई। जब वह कैंपिंग की गई तो वहां पर क्या था कि जो एक मैपा पवार जो था, मैपा पवार के कहने पर मोकल ने एक गलती कर दी। और वो गलती क्या कर दी कि जो चाचा और मेरा नाम के जो 2 व्यक्ति थे, और ये व्यक्ति कौन थे, ये क्षेत्र सिंह, जो अभी मैंने शासक आपको बताया, क्षेत्र सिंह की संतान थे। ओके, क्षेत्र सिंह के पुत्र थे। तो चाचा और मेरा जो क्षेत्र सिंह के पुत्र थे, तो इनसे मोकल ने एक वृक्ष का, एक पेड़ का नाम पूछ लिया। जब एक वृक्ष का, पेड़ का नाम पूछा तो जिसे चाचा और मेरा ने इस बात को अपना अपमान समझा। अपमान समझने के पीछे कारण यह है कि चाचा और मेरा की जो मां थी वो जाति से खातिन थी। तो क्षेत्र सिंह और दासी खातिन, इनकी 2 संतान जो थे वो चाचा और मेरा थे। तो उन्हें इस बात को लेकर के लगा कि यार ये जो बात कर रहा है ये हमें थोड़ा सा एक व्यंग हम पर कस रहा है, क्योंकि हमारी माँ जाति से खातिन, इसलिए इस वृक्ष का नाम भी हमसे पूछ रहा है। और इसी बात के अंदर आवेशित होकर के चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। और मोकल की हत्या कर दी, तो जब मोकल की जब यह हत्या हुई तो आप ये ध्यान रखिए लेकर के,
जो रणमल, रणमल जो हुआ मोकल का मामा हुआ, हंसाबाई का भाई था, रणमल की एंट्री यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच में क्या होता है, घटनाक्रम और घटता है, कुंवर चूड़ा जिसने ये कहा था कि मैं संरक्षण दूंगा, तो हंसाबाई को ये लगने लग जाता है कि जो कुंवर चूड़ा है ये ऐसा ना हो कि मेवाड़ के राज्य को हथिया ले। तो कुंवर चूड़ा मेवाड़ राज्य को छोड़ देता है, अन्य प्रदेश की ओर वहां से निकल पड़ता है। इसी बीच में राघव देव जो है वो कुंवर चूड़ा का भाई था, तो राघव देव की हत्या रणमल के द्वारा कर दी जाती है। रणमल रणमल को मौका मिल जाता है और रणमल अपनी एंट्री धीरे धीरे मेवाड़ के अंदर स्टार्ट कर देता है, जो कि मेवाड़ के तमाम सरदारों को यह बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मेवाड़ रियासत और मेवाड़ रियासत के सरदार जो थे अपनी रियासत की राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते, किसी भार वाले व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते थे। रणमल जो है अपनी एंट्री बार बार वहां देने लगा, वहां इंटरफेयर करने लगा वहां के कामों में, तो जिससे क्या हुआ कि वहां की राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो जो पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टर्ब होने लगा था। तो वहीं से मेवाड़ में एक कहावत का प्रचलन होने लगा, और वो कहावत बड़ी प्यारी कहावत है, जो हमारे जीवन के अंदर भी कहीं ना कहीं, या अपवाद स्वरूप अलग चीज है, मैं उसको पर्सनल लेकर के कोई विद्यार्थी नहीं जाएगा, लेकिन कहावत का प्रचलन मेवाड़ में, आप प्रश्नों को खासतौर पे ध्यान रखना, पर्सनल टच नहीं करके। तो कहावत जो है वो ये है, वो उसमें कहा गया कि दीवार में आला, खेत में नाला और घर में साला, जहां होते हैं वहां विनाश निश्चित है। आप ध्यान दें कि प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है क्या, कि दीवार में आला, खेत में नाला और घर में साला, जहां पर होंगे वहां विनाश निश्चित है। तो खेत में, दीवार में आला, खेत में नाला, घर में साला, इस कहावत का प्रचलन किस रियासत में है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो है मेवाड़ रियासत के अंदर। यहां आज हमारी बात इस टॉपिक में यहीं तक है। अगले टॉपिक में, अगली क्लास के अंदर मैं आपसे जो चर्चा करूंगा, मैं करूंगा महाराणा कुंभा पर विशेष रूप से हमारी चर्चा होगी, क्योंकि अग्रिम टॉपिक जो हमारा महाराणा कुंभा जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश ये मान के चलिए आप 100% रूप से वहां बन जाती है लेकर के। लेकिन उससे पहले जो है आपको इस टॉपिक से अपने नोट्स बना करके रख लेने हैं, और क्लासेज को आपको अच्छी लग रही हैं, तो आपको पसंद आ रही है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, आप इन क्लासेस को, वीडियो क्लासेस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर अपने मित्रों में करें, ताकि ऐसे ऐसे गरीब स्टूडेंट्स जो क्लास नहीं ले पा रहे हैं या कोचिंग की फीस नहीं दे पाते हैं, लॉकडाउन में जिनका स्टडी में काफी नुकसान हो रहा है लेकर के, वो इसको प्राप्त कर पाएं, वो भी अपनी स्टडी को कर पाएं। ये ध्यान रखिए, ऐसा प्लीज आप कभी ना करें कि लेके आप खुद स्वयं क्लास ले लें और क्लास लेकर के आगे अपनी बात को आगे तक नहीं पहुंचाएं। ये चूंकि मानवता के नाते हमें जरूरी है कि हम आगे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है काफी विद्यार्थियों को मिल सके। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।